सभी को नमस्कार। केडी क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लेके आ चुके हैं आपके लिए एक और नई क्लास। हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य और अब हम लेके आए हैं भारतीय संविधान का विकास। आप हमारे चैनल जो केडी क्लासेस के नाम से है यूट्यूब पे, आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर किया करो, कमेंट किया करो। आपका सहयोग हमारे लिए बहुत ही मोटिवेशन रखता है और बहुत ही जरूरी है, इसलिए आप आपका सहयोग और सपोर्ट बनाए रखें। अब हम चलते हैं आगे। हम संविधान को पढ़ रहे हैं, पॉलिटी को पढ़ रहे हैं और बिल्कुल जीरो से पढ़ रहे हैं। जीरो से 100% तक पढ़ाया जाएगा। बिल्कुल धीरे धीरे सब ऐड कर रहे हैं हम और वैसा भी। अब हम शुरू करते हैं। भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण तथ्य हो गए। अब शुरू करेंगे भारतीय संविधान का विकास। हमने दूसरे देशों के साथ अपने देश की तुलना की, अपने संविधान की तुलना की है कि भारत का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। सबसे पहले जो लिखित संविधान था वो अमेरिका का था। सबसे प्राचीन और अलिखित संविधान ब्रिटेन का है और सबसे नवीनतम संविधान नेपाल का है। ये हम पहले चर्चाएं कर चुके हैं। अब हम चलते हैं भारतीय संविधान का विकास कैसे हुआ। भारतीय संविधान का विकास होगा, फिर एक प्रारूप चलेगा, फिर संविधान सभा की स्थापना की जाएगी, संविधान सभा के द्वारा भारतीय संविधान का निर्माण किया जाएगा और फिर हम भारतीय संविधान को जो निर्माण किया गया वो पढ़ना शुरू करेंगे। सबसे पहले विकास जरूरी है क्योंकि जीरो से हम पढ़ रहे हैं। तो हम आज पढ़ेंगे भारतीय संविधान का विकास। ठीक है, भारतीय संविधान का विकास। ठीक है, भारतीय संविधान का विकास एवं निर्माण। ठीक, ये आज का अपना टॉपिक रहेगा, भारतीय संविधान का विकास। देखो, सबसे पहले मैं जीरो से शुरू करूंगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो उसका आगमन करवाएंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारत में क्या क्या किया गया, कैसे व्यापार करने आई और उसके बाद में कैसे उन्होंने शासन करना शुरू कर दिया। उसके बाद में जब इनके अत्याचार अधिक बढ़ जाते हैं भारत पर, तो फिर 1857 में क्रांति की जाती है भारत में। उसके बाद में फिर शासनकाल ब्रिटिश ताज के अधीन हो जाता है। और फिर ऐसी क्या समस्याएं रही, ब्रिटेन ने ऐसा क्या किया भारत के साथ कि भारतीयों ने फिर इसका विरोध करना शुरू कर दिया। और एक दिन ऐसा आया कि भारत आजाद हुआ और भारत में एक संविधान बनकर तैयार हुआ। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस हम देखेंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगा ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत आगमन, क्योंकि हम राजा महाराजों की कहानी पढ़ेंगे नहीं क्योंकि वो तो हिस्ट्री में चलती है, हम पॉलिटी से संबंधित पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत कब आई। इसके बाद में उनका व्यापारिक कार्य पढ़ेंगे कि उन्होंने कब कब क्या किया, वो सब जीरो से हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा तो 1600 ईस्वी की चर्चा करूंगा आपसे। पहले मैं कहूंगा 1600 ईस्वी। ठीक है, एक एक ईस्वी को बिल्कुल बारीकी से पढ़ते हुए चलेंगे, कब क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, सब कुछ मैं बात करूंगा। सबसे पहले 1600 ईस्वी। 1600 ईस्वी में होता क्या है, ब्रिटिश महारानी होती है। कौन, ब्रिटिश, ब्रिटिश महारानी। 1600 ईस्वी में ब्रिटेन की जो महारानी थी वो थी एलिजाबेथ प्रथम। कौन थी, एलिजाबेथ, एलिजाबेथ प्रथम थी ये। ठीक है, इन्होंने क्या किया, 1600 ईस्वी में ब्रिटिश महारानी ने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी को बुलाया और इन्होंने ऐसे कहा ईस्ट इंडिया कंपनी को कि आप एक काम करिएगा, आप भारत जाओ और व्यापार करो। किसको बुला रही है, इस ब्रिटिश महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी, इसको समझेंगे आप, है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी, है ना, ई आई सी, है ना, इसको शॉर्ट में कहेंगे ई आई सी, ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ ईस्ट इंडिया कंपनी को बुलाती है, अधिकारियों को बुलाती है और कहती है, क्या कहती है ईस्ट इंडिया कंपनी को, कि आप भारत के साथ व्यापार करो। एक चार्टर प्रदान करती है ना, भारत के साथ, भारत के साथ व्यापार करने का, भारत के साथ व्यापार करने का एक चार्टर प्रदान करती है। ठीक है, चार्टर मतलब कि एक अधिनियम होता है, कानूनों का एक समावेश होता है कि आप ये लो और आज जाओ, एक अनुमति पत्र होता है ना, चार्टर। चार्टर को ही हम क्या कहेंगे, मर्चेंट, मर्चेंट ऑफ
एडवेंचर्स, मर्चेंट ऑफ एडवेंचर्स, जो चार्टर प्रदान किया था उसका क्या नाम था? मर्चेंट ऑफ एडवेंचर्स। मतलब हो गया एक व्यापारिक कार्य, है ना, इसका अर्थ हो गया एक व्यापारिक कार्य। ठीक है, इसको आगे देख लेंगे। व्यापारिक कार्य मर्चेंट ऑफ एडवेंचर्स प्रदान करती है और कहती है भारत के साथ आप क्या करो? व्यापार करो। एलिजाबेथ प्रथम होती है ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत के साथ व्यापार करने का एक चार्टर एक्ट, चार्टर प्रदान करती है, इसको ऐसे समझ लेंगे, प्रदान करती है और कहती है आप भारत जाओ और क्या करो? व्यापार करो। ठीक है साहब। अब ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या मिल गया? एक चार्टर मिल गया, मतलब एक अनुमति मिल गई, कहां जाने की? भारत जाके व्यापार करने की। अब आगे का क्या प्रोसेस रहता है? इसके बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी अधिकारी इकट्ठे होते हैं कि हमें भारत के साथ व्यापार कैसे करना है। एक प्रारूप बनाया जाता है, रूपरेखा तैयार की जाती है कि हमें कैसे क्या भारत के साथ व्यापार करना है। अभी वर्तमान की बात करूं, यदि कोई विदेशी भारत में आके व्यापार करेगा तो उससे पहले भारत सरकार से अनुमति लेगा, उसके बाद में ही वह उद्योग स्थापित कर सकता है भारत में। तो यहां भी वो स्थिति थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के कोई अधिकारी जो अब भारत आएगा और व्यापार की अनुमति लेने आएगा, उस समय तो भारत सरकार नहीं थी, वर्तमान में तो भारत सरकार से लिया जाएगा, लेकिन उस समय भारत सरकार थी नहीं, तो किससे लेंगे? अब देखो आगे आगे चलेंगे हम। 1600 ईस्वी की कहानी हो चुकी है, इसके बाद में मैं आगे चलूंगा 1608 में। 1608 ईस्वी आ जाती है, क्योंकि ये एक प्रारूप तैयार करते हैं हमें क्या करना है, कैसे करना है, भारत के साथ जाना है, कौन सा व्यापार करना है, किस प्रकार से करना है, इतनी चर्चाएं करते करते सन आ जाती है 1608। ठीक है, इसके बाद में क्या होता है? ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी, कौन से अधिकारी? कैप्टन हॉकिंस, कैप्टन हॉकिंस को चुना जाता है। किस लिए? आप भारत जाओ और व्यापार की अनुमति लेके आओ। अब भारत में 1600 ईस्वी की बातें चल रही है, तो 1600 ईस्वी में कौन शासन कर रहा था? राजा महाराजाओं का शासन था। और यहां पर जो कैप्टन हॉकिंस है, ये ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकारी होता है, इसको भेजा जाता है भारत में, और ये जाता है, उस समय भारत में जो शासन कर रहे थे वो थे जहांगीर, है ना, जहांगीर थे, जहांगीर के दरबार में जाते हैं, जहांगीर के दरबार में जाते हैं। कौन? कैप्टन हॉकिंस। और कैप्टन हॉकिंस आया कहां से? ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकारी था। कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में जाता है। क्यों जाता है? क्यों जाता है? व्यापार की अनुमति लेने, व्यापार की अनुमति लेने। अब ये जाके सीधा कह देता है, जहांगीर जी बोले आओ बैठो, बोले हमें व्यापार करना है। अब ये समझ जाता है ये व्यापार का तो इनका बहाना है, और ये बहाना करके यहाँ पर अधिकार करने लग जाएंगे। जहांगीर समझ जाता है, जहांगीर के जो दरबारी होते हैं वो भी समझ जाते हैं कि ये बावड़ा बनाने के लिए आया है, ये कोई ऐसा नहीं है कि व्यापार वगैरह करेंगे, तो पता नहीं और ही कुछ कर ले, क्या पता हमारा शासन भी चला जाए। तो इस डर से जहांगीर अनुमति नहीं देता है। यहां पर क्या होता है? व्यापार की अनुमति नहीं मिलती है, व्यापार की अनुमति नहीं मिलती है, अनुमति नहीं मिलती है। ठीक है साहब। 1608 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस भारत आता है जहांगीर के दरबार में, और जहांगीर को आके कहता है कि हमें व्यापार करने की आप अनुमति दे। जहांगीर समझ जाता है कि इनकी कोई चाल है, और जहांगीर मना कर देता है, अनुमति नहीं देता है। ये वापस चला जाता है ब्रिटेन, जाके ईस्ट इंडिया कंपनी को कहता है कि जहांगीर ने तो अनुमति नहीं दी। अब ईस्ट इंडिया कंपनी सोचती है कि अनुमति नहीं दी तो क्या करे, कुछ तो प्लान बनाना पड़ेगा। और इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी एक ऐसे चतुर और चालाक व्यक्ति को तैयार करती है, ईस्ट इंडिया कंपनी का वो भी अधिकारी होता है, एक सदस्य होता है, उसको बुलाती है। अब वो कौन है और वो कब जा रहा है, ये चर्चा हम आगे कर रहे हैं। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब ईस्वी आ जाती है 1615। अब ईस्वी आ जाती है 1615। अब ईस्ट इंडिया कंपनी के एक चतुर चालाक अधिकारी को बुलाया जाता है कि आप जैसे हो, आप आइए। अब हम बात करेंगे 1615 ईस्वी की। देखो एक एक ईस्वी से समझते हुए चलेंगे कब क्या क्या हुआ, है ना। चतुर और चालाक, मेरे जैसा था वो अधिकारी, है ना। हाँ, तो चतुर और चालाक को बुलाया जाता है कि ये व्यक्ति है, ये जहांगीर से अनुमति ले सकता है ना, ये सोच समझ के इनको हम भेजेंगे। तो अब ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती है? सर टॉमस रो को बुलाती है। किसको? सर टॉमस रो।
ठीक है, ये था ईस्ट इंडिया कंपनी का सदस्य अधिकारी। ये भी इसको बुलाती है और कहती है कि सर आप जाइए, आप चतुर भी हैं, चालाक भी हैं और आप समझदार भी हैं, ठीक है, आप अनुमति लेके आइए। ये कहता ठीक है, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, या कह दे दाएं हाथ का खेल है। बहुत अच्छी बात है। सर टॉमस रॉ को फिर जाता है, ये कहां जाता है? भारत। भारत जाने के बाद में भारत में कौन बैठा है? वही बैठा है, कौन? जहांगीर। भारत में जहांगीर है, जहांगीर का शासन है। ये भारत जाता है और जहांगीर के पास जाके जहांगीर को पहले ही ये समझ जाता है कि जहांगीर ऐसे तो अनुमति देने देने वाला है नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसी तरीके से अपना उसको कोई तरीका अपना कर ही उसको मनाएंगे। ये जाता है, वो जहांगीर जी आइए, बड़ाइयां करते हुए जाता है, ये बड़ाई करता है उसकी। ओ जहांगीर जी, आपकी चर्चाएं हमारे ब्रिटेन में भी है। जहांगीर जी देखते, अरे वाह, कौन आया ऐसा? बोले मैं ईस्ट इंडिया कंपनी से आया हूँ। बोले बहुत अच्छी बात है, बैठो। बोले आप हमें व्यापार की अनुमति दे दो, उसके बदले में आप जो चाहो वो लो। अब जहांगीर देखता है, यार ये तो सब कुछ देने के लिए तैयार हो रहा है, जो चाहो। बोले हम 1 रुपया कमाएंगे तो 50 पैसे आपके। लो साहब, जहांगीर बोला अरे बैठे बैठे पैसे कमाएंगे, पढ़ दो। क्योंकि ये चतुर और चालाक था, इसको तो दिमाग, बस एक बार अनुमति लेनी थी, बाकी में देख लेंगे जो होगा वो। जहांगीर जी प्रसन्न हो जाते हैं, अपने मंत्रियों को बुलाते हैं कि सर टॉमस रो कह रहा है कि 1 रुपए में 50 पैसे कमाई के व्यापार करना है, कुछ नहीं करना, आप अपने शासन करते रहो, हम अपना काम करते रहेंगे, आपको सिर्फ पैसे टाइम टू टाइम पहुंचते रहेंगे। बोलो बैठे बैठे पैसे आ रहे हैं। बोले क्या करें? बोले फिर तो मंत्री ये सोच के कहते अरे दे दो अनुमति, ये तो बढ़िया काम है। अब इनको तो पता था कि एक बार अनुमति ले लेंगे, बाद में हम देख लेंगे अपने हिसाब से देना है कि नहीं देना, वो अपना काम है। और ऐसा ही आगे होता है। जहांगीर जी समझ जाते हैं और कह देते हैं ठीक है, और जहांगीर के दरबार में जाते हैं और क्या मिल जाते हैं, क्या लेने जाते हैं? व्यापार की अनुमति। व्यापार की अनुमति। आप इन नोट्सों को सही से भी बना सकते हो, है ना, बिल्कुल सीरियल से। सर टॉमस रो भारत जहांगीर के दरबार में जाते हैं व्यापार की अनुमति लेने के लिए, और अनुमति लेने के लिए और अनुमति मिल जाती है, और अनुमति मिल जाती है। ठीक है, कब मिली अनुमति? 1615 में। कौन? सर टॉमस रो। 1615 तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम चलते हैं आगे, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आ जाती है, व्यापार करना शुरू कर देती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे चलता रहता है। अब हम क्या करेंगे? अब ईस्ट इंडिया कंपनी आ चुकी है, शासन करेगी। अब हम क्या करेंगे? ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को किस कहां तक ईस्ट इंडिया कंपनी शासन की, उसके बाद में कैसे, तो हम क्या करेंगे? जो भारत में अब ब्रिटेन का शासन हो गया, ब्रिटेन आ गई, शासन भी करेगा वो और व्यापार भी करेगा ब्रिटेन। अब देखो, इसको समझने से पहले मैं आपको 2 लाइनें लिखवाऊंगा ताकि आपको पता चले कि हमें पढ़ना क्या है आगे। देखो, ब्रिटेन या ब्रिटिश का भारत पर शासन, ब्रिटिश का भारत पर शासन को 2 भागों में बांटा गया है। 2 भागों में बांटा गया है। देखो कैसे गया है। देखो, जो पहला भाग है वो तो है ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन। किसका? पहले ईस्ट इंडिया कंपनी आ चुकी है, ईस्ट इंडिया कंपनी शासन करेगी। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन। अब ये शासन माना कब से गया है? ये माना गया है 1773 से 1857 तक। 1857 की क्रांति होती है, और क्रांति का कारण ये होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी मनमर्जी करती है, और इस क्रांति का परिणाम निकल के आता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया जाता है। ये पूरा प्रारूप हम देखेंगे, बिल्कुल यहां से आगे चलेंगे तब। तो कब क्या क्या किया ईस्ट इंडिया कंपनी ने, क्या किया, ऐसी स्थिति क्यों बनी कि भारतीयों ने क्रांति करी ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ, वो सब समझते हुए चलेंगे जीरो से। और ये 1700 व्यापार कर रही है अभी तो,
है ना। 1773 से पहले तक व्यापार कर रही थी, लेकिन 1773 आते आते यहां तक आते आते ये शासन करना शुरू कर दिया ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पर। जब ब्रिटेन को पता चला कि ये अपनी मनमर्जी कर रही है, तो फिर यहां से इनके शासन को पढ़ा जाएगा। फिर यहां पर ब्रिटेन 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट भेजती है, कुछ कानूनों का प्रावधान करके, उसको हम आगे पढ़ने वाले हैं। यहां तक सबसे पहले देखेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन रहा वो 1773 से 1857 तक रहा। हम पढ़ क्या रहे हैं, शासन, भारत पर जो अंग्रेजों का शासन रहा है वो कैसे रहा है और किस प्रकार से रहा है। जो दूसरा जो भाग है वो है ब्रिटिश ताज का शासन। ठीक है, अब ईस्ट इंडिया कंपनी है ही नहीं तो शासन कौन करेगा, अब सीधा ब्रिटेन करेगा। ब्रिटेन का जो ताज है, जो राजा है, जो महारानी है, वो सीधे शासन करेगी। अब ब्रिटिश के ताज का शासन, ब्रिटिश ताज का मतलब हो गया जो वहां पर जो शासन कर रहा है ब्रिटेन में, उसके अनुरूप ही यहां पर शासन किया जाएगा, ब्रिटिश ताज का शासन। ये दो भाग हैं, दो भागों में भारत पर शासन किया गया है। एक ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन यहां तक, और ब्रिटिश ताज का शासन। ब्रिटिश ताज का शासन 1858 से शुरू होता है। 1857 में क्रांति होती है, इसके बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया जाता है और सीधा ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया जाता है भारत के शासन को, है ना। 1858 से फिर इसको सीधा सा 1947 तक पढ़ेंगे, क्योंकि ब्रिटिश का जो शासन रहा वो रहा देश के आजादी तक, और देश आजाद 15 अगस्त 1947 को होता है। तो 47 तक किसका रहा, ब्रिटिश ताज का शासन रहा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम सीधा आगे चलेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब चलते हैं हम आगे। 1615 यहां शासन कर व्यापार कर रही है यहां पर, है ना। अब चलो आगे चलते हैं। अब ईस्ट इंडिया कंपनी को और ब्रिटिश ताज के शासन को हम डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है, इन्हीं को दोनों को पढ़ना है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1773 से 1857 तक जो शासन किया है उसको पढ़ेंगे, उसके बाद में ब्रिटिश ताज के शासन को पढ़ेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। अब हम सीधा चलेंगे। अब देखो पहले थोड़ा समझो। अब ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई, शासन कर रही है। 1615 में व्यापार की अनुमति मिलने के बाद में भारत में आके व्यापार करना शुरू कर देते हैं। 1615 से 1773 तक, है ना, 1773 तक ये शासन, व्यापार के साथ साथ शासन करना भी शुरू कर देती है, और समस्याएं बढ़ती जाती है। समस्याएं बढ़ती जाती है तो ब्रिटिश सरकार को लगता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी अब क्या कर रही है, अपनी मनमर्जी कर रही है। अब मनमर्जी करे तो फिर ब्रिटिश सरकार एक एक अधिनियम बनाती है, एक एक्ट बनाती है ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित करने के लिए। ये जो मनमर्जी कर रही है वो ना करे, कुछ तो नियम कानून भेजे। ये तो अपने मनमर्जी कर रही है, क्योंकि पहले कोई नियम कानून, बस अनुमति दी गई थी, लेकिन अनुमति के दुरुपयोग किया गया, आगे ये शासन करने लगे, अपनी मनमर्जी करने लगे। तो ब्रिटिश सरकार ने एक एक्ट भेजा। कौन सा एक्ट, वो था रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट, इसी को कहते हैं नियमन अधिनियम। नियमन अधिनियम, एक्ट का मतलब अधिनियम, ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट। और ये कब बेचती है, यहां लिख देता हूं मैं सबसे पहले, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, उसको नाम जो है नियमन अधिनियम, ठीक है। ठीक है, इसको अब देखेंगे आगे। आता कब है रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 में। 1773 में जब ब्रिटिश सरकार को ये लग गया कि समस्याएं बढ़ रही है भारत में, ईस्ट इंडिया कंपनी मनमर्जी कर रही है, तो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट नाम दिया जाता है और एक अधिनियम भारत भेजा जाता है। देखो, भारत आने वाला पहला अधिनियम, इसका देखो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, देखो इसको समझेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए या ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियंत्रित और नियमित करने के लिए यह अधिनियम भेजा गया था, है ना। ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, ईस्ट इंडिया के लिए भारत आने वाला पहला अधिनियम, या भारत आने वाला प्रथम एक्ट, या इसे अधिनियम भी कहते हैं, प्रथम एक्ट था। कौन था, रेगुलेटिंग एक्ट, भारत आने वाला पहला अधिनियम। कौन, रेगुलेटिंग एक्ट। और कब आया, 1773 में, ठीक है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ये सबसे महत्वपूर्ण बात है आगे वाली। अब देखो, अब इसमें था क्या इसमें था
नियम थे, कानून था, कुछ ऐसी विधियां थी जिससे ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को नियंत्रित किया जाए, है ना। इसका मतलब यह हो गया, यदि कोई कानून, कोई व्यवस्थित सुचारू रूप से संचालन करने की कोई विधियां यदि भारत आ रही है, तो मैं सीधा सा कहूंगा कि शासन का संचालन किया जाएगा उससे। शासन का संचालन दूसरा रूप हो गया संविधान। शासन का संचालन कौन करेगा? संविधान। तो मैं यहां जो महत्वपूर्ण बात लिखाने जा रहा हूं वो है भारतीय संविधान। प्रश्न आया हुआ है पहले भी। भारतीय संविधान का प्रारंभ, भारतीय संविधान निर्माण का प्रारंभ, भारतीय संविधान के निर्माण। क्योंकि अच्छा, क्यों निर्माण का प्रारंभ यहां से क्यों माना गया? क्योंकि भारत आने वाली पहली विधियां, कानून यहां से आ रहे हैं। तो यदि पहली बार कोई कानून है तो कानून संविधान में ही होते हैं, इसलिए इसका निर्माण यहां से प्रारंभ माना गया। भारतीय संविधान के निर्माण का प्रारंभ पूछा हुआ प्रश्न है। भारतीय संविधान का निर्माण या विकास कब से शुरू माना गया है? रेगुलेटिंग एक्ट से माना गया है। ठीक है, ये बात हो गई पहली। अब हम चलते हैं आगे। रेगुलेटिंग एक्ट का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य क्या था? उद्देश्य पता चल गया होगा, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को नियंत्रित करने, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी मनमर्जी कर रही थी। तो इसका उद्देश्य था, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, EIC। EIC ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को या व्यापारिक कार्यों को, यहां शासन आगे शासन शुरू होगा, ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियंत्रित और नियमित करना। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था? रेगुलेटिंग एक्ट का उद्देश्य था ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्य को नियंत्रित और नियमित करना। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम आगे चलते हैं। अच्छा, रेगुलेटिंग एक्ट में क्या, कौन से कानून आए, कौन सी विधियां आई, क्या क्या आया, वो हम सब यहां पढ़ने वाले हैं। देखो, सबसे पहली जो महत्वपूर्ण बात है रेगुलेटिंग एक्ट में वो है, रेगुलेटिंग एक्ट में पहले बड़े बड़े तीन प्रांत थे भारत में, बंबई, मद्रास और बंगाल। तीन बड़े प्रांत थे और वहां पर गवर्नरों की नियुक्ति की गई थी। गवर्नर, सिर्फ गवर्नर समझना है, गवर्नर थे वहां पर। अब आगे क्या होता है, जैसे ही रेगुलेटिंग एक्ट आता है तो क्या किया जाता है, बंबई और मद्रास प्रांत जो है वो उनको बंगाल के अधीन कर देते हैं, कि अब जो भी बंगाल में, बंगाल का जो गवर्नर चाहेगा वो ही बंबई और मद्रास में होगा। अब अलग से मद्रास और बंगाल, वो मद्रास और बंबई के जो भी गवर्नर है वो बंगाल के गवर्नर के अधीन रहकर कार्य करेंगे। पहली बात तो क्या आई, देखो, इस एक्ट के तहत, इस एक्ट के तहत बंबई और मद्रास, बंबई और मद्रास प्रांत, बंबई और मद्रास प्रांत को बंगाल प्रांत, बंगाल प्रांत के अधीन किया गया, अधीन किया गया। देखो इधर समझेंगे अब आगे बिल्कुल। इस एक्ट के तहत, कौन से एक्ट के तहत? रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंबई और जो मद्रास प्रांत है उसको बंगाल प्रांत के अधीन कर दिया गया, मतलब ये इसके नीचे कार्य करेगा। और जो बंगाल का गवर्नर था, किया गया, और बंगाल, बंगाल में गवर्नरों की नियुक्ति थी, बंगाल, मद्रास और बंबई तीनों जगह गवर्नरों की नियुक्ति थी, अधीन किया गया। और बंगाल के जो गवर्नर था, बंगाल के गवर्नर, बंगाल के गवर्नर पद नाम को बदला गया, बदलकर गवर्नर पदनाम को बदलकर गवर्नर जनरल कर दिया गया। क्या कर दिया गया? गवर्नर, सॉरी, गवर्नर जनरल। यहां ये महत्वपूर्ण बात है, गवर्नर जनरल कर दिया गया। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि गवर्नर जनरल का पद कब गवर्नर जनरल हुआ? 1773 के एक्ट में।
क्योंकि बंबई और मद्रास प्रांत को बंगाल के अधीन कर दिया गया और बंगाल का जो गवर्नर था, अब क्योंकि गवर्नर ही रहेगा तो फिर बंबई का और मद्रास का गवर्नर गवर्नर ये तो समान हो गए, तो फिर वो अधीन काम कैसे करेंगे। इसलिए एक पद, बंगाल का जो पद है उसको बढ़ाया गया, उच्च किया गया, ताकि जो गवर्नर है उनके नीचे कार्य कर सके। तो गवर्नर को क्या बना दिया गया, गवर्नर जनरल बना दिया गया, है ना। ठीक है, गवर्नर जनरल। अब इसको, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब जो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बना, वो बना वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, एक बार इसके स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं अपन। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आगे चलते हैं अपन। जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो मैं आपको पढ़ाते हुए चल रहा हूं, बिल्कुल डिटेल से पढ़ रहे हैं अपन, भारतीय संविधान के विकास को डिटेल से पढ़ रहे हैं। देखो इधर, अब आगे चलते हैं। देखो अब कुछ महत्वपूर्ण बातें जो बिल्कुल साधारण सी बातें हैं पर समझना बहुत जरूरी है। मैंने कहा बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया, तो फिर बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना। बंगाल का पहले गवर्नर था, तो पहले यहां समझेंगे बंगाल का प्रथम गवर्नर, बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था। ठीक है, बंगाल का प्रथम गवर्नर, देखो दो तीन बातें मैं लिख रहा हूं, मैं आपको सामने समझने की कोशिश करना। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, देखो ऊपर सिर्फ गवर्नर है, नीचे मैं लिख रहा हूं बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल। एक बात और लिख रहा हूं मैं, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल। देखो समझो इसको, क्या है क्या नहीं, आंसर दो अपने आप ही। लिखा चुका हूं, अब बता भी चुका हूं। अब देखो बंगाल का प्रथम गवर्नर, मैं बात कर रहा हूं प्रांत जब अधीन नहीं हुआ था उससे पहले की, तो ये थे रॉबर्ट क्लाइव। कौन थे, रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, ये तो हो गए बंगाल के प्रथम गवर्नर। अब बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल का पदनाम 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत होता है। गवर्नर, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग्स, वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, अब बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल भी कौन होता है, वारेन हेस्टिंग ही होता है। समझते हुए चलेंगे, क्योंकि आगे प्रथम भारत का, अब ये बंगाल तक सीमित है, आगे भारत का गवर्नर जनरल होगा, है ना, लॉर्ड विलियम बेंटिंक बनेगा। ये हम आगे चर्चाएं करेंगे, ये शासन के चलते हुए। तो प्रथम प्रथम करके यहाँ सिर्फ बंगाल की बात हो रही है, भारत की बात नहीं हो रही है। जब हम भारत का प्रथम गवर्नर जनरल पढ़ेंगे, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल पढ़ेंगे, ये आगे पढ़ेंगे, क्योंकि अंतिम तो हम जब पढ़ेंगे जब भारत आजाद हो जाएगा। लेकिन और वाइसराय का पद आ जाएगा फिर, तो वाइसराय का पद कब आता है वो हम आगे चर्चाएं करते रहेंगे, क्योंकि वाइसराय का पद 1857 क्रांति के बाद में गवर्नर जनरल के नाम को ही बदलकर क्या कर देते हैं, वाइसराय, और लॉर्ड कैनिंग प्रथम वाइसराय, ये हम आगे चर्चाएं करेंगे। ठीक है, अभी सिर्फ साधारण भाषा में समझते हुए चलेंगे। ये हो गए रॉबर्ट क्लाइव प्रथम गवर्नर, गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग, और अंतिम गवर्नर कहां की बात हो रही है, सिर्फ बंगाल की बात हो रही है, यहां भारत का कोई उल्लेख नहीं है, वॉरेन हेस्टिंग। अब हम आगे चलते हैं, देखो यहीं पढ़ा देते हैं। देखो इधर जो महत्वपूर्ण बात है, हम पढ़ क्या कर रहे हैं, रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, हम रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ रहे हैं। अब देखो रेगुलेटिंग एक्ट, इसमें क्या हुआ, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत क्या किया गया, एक संस्था का गठन किया गया। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का गठन किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य था ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक कार्यों पर निगरानी रखना या निगरानी करना। ठीक है, इसका मतलब इस एक्ट के तहत, कौन से एक्ट के तहत, इस एक्ट के तहत, इस एक्ट के तहत, कौन से एक्ट के तहत, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, इस एक्ट के तहत, समझना बहुत महत्वपूर्ण बात है, बार बार पूछा गया प्रश्न है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, है ना, इसी को हिंदी में कहते हैं निर्देशन मंडल, निर्देशन मंडल। ठीक है, इस एक्ट के तहत बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का गठन किया गया,
बोर्ड ऑफ कंट्रोल का पिट्स इंडिया एक्ट में किया जाएगा। यहां पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है ना, यहां पर निर्देशन मंडल है, ठीक है ठीक है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल का नियंत्रण मंडल पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में पढ़ेंगे। अभी हम रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ रहे हैं। यहां पर निर्देशन मंडल का गठन किया गया। प्रश्न पूछा गया है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का गठन कौन से एक्ट के तहत किया गया? रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। रेगुलेटिंग दूसरा प्रश्न ऐसे बनेगा, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कौन से बोर्ड का गठन किया गया? निर्देशन मंडल या बोर्ड ऑफ कंट्रोल, है ना, ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है, इस बात का ध्यान रखें, का गठन किया गया, ठीक है, बोर्ड ऑफ। इसका उद्देश्य क्या था? किसका? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का। इसका उद्देश्य क्या था? ठीक है, उद्देश्य किसका उद्देश्य? निर्देशन मंडल का उद्देश्य, ठीक है। उद्देश्य था EIC, ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक, यहां पर व्यापारिक, बोर्ड ऑफ डायरेक्ट तो व्यापारिक कार्यों की निगरानी करेगा, और जो पिट्स इंडिया एक्ट में आएगा 1784 में, वो करेगा राजनीतिक कार्यों की निगरानी, ठीक है। यहां पर लिखेंगे हम ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक कार्यों की निगरानी करना था, निगरानी करना, ठीक है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, महत्वपूर्ण बात है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का गठन का मुख्य उद्देश्य क्या था? इस बोर्ड का था व्यापारिक कार्य। प्रश्न पूछा हुआ है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक कार्यों की निगरानी कौन करता था? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और हिंदी में पूछे तो निर्देशन मंडल। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट मार लो। अब हम चलते हैं, अभी रेगुलेटिंग एक्ट समाप्त नहीं हुआ है, हम इसको पूरा करके आज की क्लास को समाप्त करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा है। रेगुलेटिंग एक्ट और पिट्स इंडिया एक्ट 1909 का अधिनियम, 1919 का अधिनियम, 1935 का अधिनियम, ये कुछ बड़े अधिनियम है, इनको डिटेल से पढ़ना जरूरी है, क्योंकि हमेशा प्रश्न यहीं से ही आते हैं। ये 4-5 अधिनियम है, यहां से ही प्रश्न उठ के आता है। ईस्ट इंडिया कंपनी से संबंधित या ब्रिटिश सरकार से संबंधित कोई प्रश्न आता है तो ठीक है। ठीक है, हम आगे चलते हैं। अब स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप, ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसी एक्ट के तहत, कौन से एक्ट के तहत? रेगुलेटिंग एक्ट के तहत क्या किया जाता है? कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जाती है। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही, इसी एक्ट के तहत, यहां देखेंगे फिर, इस एक्ट के तहत, इस एक्ट के तहत कलकत्ता में, कहां पर? कलकत्ता, वही बंगाल में है कलकत्ता, कलकत्ता, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जाती है, स्थापना की जाती है। यहां से भी प्रश्न, रेगुलेटिंग एक्ट से ही अधिकतर प्रश्न पूछे जाते हैं, आपको समझते हुए चलना। देखो, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही कलकत्ता में किसकी? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जाती है। अब मैं आपको कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय डिटेल से पढ़ाने वाला हूं, क्योंकि प्रश्न यहां से बहुत बार आ जाता है, तो मैं यहां लिख देता हूं कलकत्ता सर्वोच्च, कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है, कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय। अब इसमें क्या है? कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब होती है? कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना होती है वो होती है 26 जुलाई 1776 को होती है। इसके बाद में इसके 3+1 सदस्य होते हैं, और जो यह जो कंट्रोल किया जा रहा है वो सब कंट्रोल ब्रिटिश सरकार करेगी। इसका जो कार्यकाल होगा, जजों की नियुक्ति होगी, वो सब ब्रिटिश सरकार ही करेगी, क्योंकि ब्रिटिश सरकार के द्वारा इसकी स्थापना की जा रही है ना। ठीक है, हम आगे चलते हैं। इसकी स्थापना होती है 26 जुलाई, स्थापना देखो, अब हम पढ़ेंगे क्या? कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय, इसकी स्थापना पढ़ेंगे सबसे पहले। स्थापना, स्थापना होती है 26 जुलाई 1776 में, 1776 में इसकी स्थापना होती है, ठीक है। अब इसके सदस्य कितने होते हैं? सदस्य होते हैं 3+1, है ना, बराबर 4 सदस्य थे उस समय। कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय में 4 सदस्य, इसका मतलब 3 न्यायाधीश थे
और एक मुख्य न्यायाधीश थे। अच्छा, ये प्रारूप क्या था? एक सेकंड के लिए लाइट चली गई है। हाँ जी, लाइट चली गई थी, लाइट आ चुकी है। और सदस्य 3+1 करके 4 है, मतलब कुल 4 सदस्य कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय में। कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 26 जुलाई 1776 में होती है। अभी ये 4 सदस्य कभी कभार पूछ लेता है कि इसमें मुख्य न्यायाधीश कौन थे, अन्य न्यायाधीश कौन थे, है ना। तो हम सबसे पहले मैं बात करूंगा नंबर 1 की। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मुख्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश थे एलिजा इम्पे। एलिजा इम्पे। एलिजा इम्पे कौन? मुख्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश थे, ठीक है। इसके बाद में जो न्यायाधीश रहे हैं वो रहे हैं, एक तो चेम्बर्स। चेम्बर्स, ठीक है, ये कौन? न्यायाधीश। जॉन हाइट। जॉन हाइट, ये भी कौन? न्यायाधीश। और जो अंतिम है वो है लिमेंस्टर। लिमेंस्टर, ठीक है, ये भी कौन? लिमेंस्टर, ये भी न्यायाधीश, ठीक है। अब देखो, कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय से प्रश्न आता है सबसे पहले तो 26 जुलाई 1776 ये करके स्थापना पूछ लेता है। पूछेगा तो इनको सदस्यों को लेकर पूछेगा, कार्यकाल को लेकर। इनका जो कार्यकाल होता है इन सदस्यों का, वो ब्रिटेन के शासन के अधीन होता है। वो जो चाहेंगे उतना ही कार्यकाल रखेंगे, उनके ऊपर निर्भर है, ब्रिटिश ताज के अधीन है ये सब कुछ। इनका कार्यकाल वो कब तक रखना चाहेंगे कब तक नहीं, ये उनका कार्यकाल रहेगा। इनके 3+1, एक मुख्य न्यायाधीश और 3 सदस्य, कुल मिला के 4 सदस्य। किसमें? कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय में। यह प्रश्न पूछा जाता है कभी कभार कि जब कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी तो उस समय कुल कितने सदस्य थे? तो सदस्य और एक मुख्य न्यायाधीश, कुल मिला के 4, ठीक है। जो मुख्य न्यायाधीश थे वो थे एलिजा इम्पे। जो 3 अन्य न्यायाधीश रहे हैं वो है चैम्बर्स, जॉन हाइट और लिमेंस्टर, ठीक है। ये अपना रेगुलेटिंग एक्ट कंप्लीट हो चुका है। अब एक मैं आपको एक जो नोट करके जो बात पढ़ाने वाला हूं वो है, सबसे पहले जो जिला कलेक्टर का पद आया था, किसका? जिला कलेक्टर। जिला कलेक्टर का पद कब आया था? सबसे पहले आया था 1772 में। और किसने सर्जित किया था ये पद? सर्जित ये किया था वारेन हेस्टिंग ने। किसने? वारेन हेस्टिंग ने, ठीक है। इसी के साथ अपना रेगुलेटिंग एक्ट भी समाप्त हो चुका है। इस बात का ध्यान रखेंगे, ये नोट करके अलग से लिख लेंगे कि सबसे पहले भारत में जिला कलेक्टर का पद सर्जित हुआ 1772 में। और किसके द्वारा सर्जित किया गया? वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा। वॉरेन हेस्टिंग कौन थे? हम पढ़ चुके हैं पहले। बंगाल का प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव था। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग था। और बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल भी वॉरेन हेस्टिंग ही था। हम अभी कुछ देर पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये अपना रेगुलेटिंग एक्ट समाप्त हो चुका है। अगला जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा पिट्स इंडिया एक्ट 1784। उस पिट्स इंडिया एक्ट को भी हम डिटेल से पढ़ेंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब मिलते हैं हम अगली क्लास में। आप नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करो, लाइक क्या करो, कमेंट क्या करो, क्योंकि आपके सब्सक्राइब से ही, लाइक से और कमेंट से ही हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। और हम और बेटर करने की कोशिश कर रहे हैं। धीरे धीरे हम इसको और अच्छे से बेटर करके क्लासों को नियमित रूप से चालू करेंगे। तो आप सहयोग और सपोर्ट बनाए रखें। जय श्री राम, राधे राधे।